चलिए बेटा, तो चैप्टर नंबर 10 है बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लाइफ, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब जो भी खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, तो अंदर जाके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अंदर जाके क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में दो टाइप्स से होती है मेटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म होती है, दूसरी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जो हमने हमारी फूड में, हमारी डाइट में, या हमने कोई फ्रूट खाया था, या हमने कोई मेडिसिन ली थी, उसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे वो अंदर जाके छोटे 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 ब्रेक डाउन होगी उनकी, इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म नॉर्मली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। नॉर्मली क्या होता है, एक्सोथर्मिक। फिर उससे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे अंदर जिस्म में मौजूद छोटे छोटे दूसरे मॉलिक्यूल से मिलके फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आफ्टर डाइजेशन इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म एक्सोथर्मिक होता है और एनाबॉलिज्म एंडोथर्मिक होता है। तो एनाबॉलिज्म के लिए यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कैटाबॉलिज्म से मिलती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो चलता रहता है, ठीक है। अब सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए, अच्छा थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले लें आप कैटा और एनाबॉलिज्म का। तो सिंपली हमें पता है कि हमारे जिस्म में 10,000 प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं, 10,000 प्रोटीन्स। और ये 10,000 प्रोटीन्स जस्ट जो है वो 22 अमीनो एसिड से बने हुए हैं, 22। उसमें 11 अमीनो एसिड जो हैं वो एसेंशियल होते हैं, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, हमें डाइट के थ्रू अपनी जिस्म में दाखिल करते हैं, ठीक है। तो फिर उनकी क्या होगी, पहले कैटाबॉलिज्म होगी, वो सिंप्लीफाई होकर अमीनो एसिड देंगे। हमारी डाइट में जो एसेंशियल अमीनो एसिड मौजूद हैं वो बॉडी में मौजूद नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स उनके साथ मिल के वो रिक्वायर्ड प्रोटीन बनाएंगे। अगर चांस बेसिस पे देखें, यानी ये मेरा अपना आइडिया है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कि अगर 10,000 प्रोटीन हैं और 22 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं टोटल, तो 11 एसेंशियल हैं, 11 नॉन एसेंशियल है। तो चांस बेसिस पे देखें तो 5,000 प्रोटीन हमारी बॉडी खुद बनाती है। 5,000 प्रोटीन के लिए हमें बाहर से हमें फूड में जो है वो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो अमीनो एसिड हैं ये कंडेंस होके यानी इनकी एनाबॉलिज्म होगी और ये क्या बनाएंगे, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड वगैरह बनाएंगे, ठीक है। चलें, ये तो एक सिंपल सी बात थी कि बायोकेमिस्ट्री हम क्या पढ़ेंगे। दूसरी बात हम जो शुरुआत करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसको वेरी बिगिनिंग से शुरू करते हैं कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, तो इनका जो ये नाम रखा गया था, इनका नाम कार्बोहाइड्रेट इस बेसिस पे रखा गया था कि दे वर कंसीडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के साथ वाटर जो है वो केमिकली कंबाइंड होता है। जैसे हम इसे लिखाते हैं ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉपर सल्फेट 5H2O, तो ये कॉपर सल्फेट क्या है, ये हाइड्रेट है। ये क्या है, हाइड्रेट, यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो केमिकली कंबाइंड है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को भी कुछ इस तरह से कंसीडर किया गया था कि दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लूकोज को देखें, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। बिल्कुल ये किस तरह से होगा कि C6H2O6, यानी कार्बन के साथ वाटर जो है वो केमिकली कंबाइन है। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट का नाम यहाँ से लिया गया था कि दे वर कंसीडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यानी पहला जो इंट्रोडक्शन था या जहाँ से ये वर्ड आया था उसकी जो इनिशियल मीनिंग ये थी कि दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी इनमें वाटर जो है वो कार्बन के साथ चिपका हुआ होता है और इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेशो बिल्कुल वही होता है जैसे किस में होता है, वाटर में, यानी 2:1, ठीक है। फिर जैसे ही आगे चले तो पता चला कि काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो इस जनरल फार्मूला, यानी इसका जो जनरल फार्मूला पहले दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, वो था CXH2OY, ठीक है। यहाँ पे Y जो है, ठीक है, X एंड Y जो है वेरिएबल है, तो अगर C1 है, ठीक है, अगर X1 है इस फार्मूला में
तो y को भी जो है क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखा ये गया कि हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो इसमें क्या चीज़ है, C2H2O2, बिल्कुल ये इसी फार्मूले को ओबे कर रहा है कि इसमें x = 2 है एंड y = भी क्या है, 2 है। तो इसको भी क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, इसको भी क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। बट वी नो दैट कि ये कंपाउंड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये जो फार्मूला सजेस्ट किया गया था कि कार्बोहाइड्रेट में ये जनरल फार्मूला होगा CxH2OY, तो ऐसे और भी बहुत से कंपाउंड हैं जो इस फार्मूले को ओबे करते हैं पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। तो ये इस फार्मूले के हिसाब से तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए पर ये है नहीं। फिर काफ़ी ऐसे कार्बोहाइड्रेट थे जो इस फार्मूले को ओबे नहीं करते। मिसाल तौर आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर ले ले, डीऑक्सीराइबोज शुगर ले ले, अगर राइबोज होगी, अगर डीऑक्सी काट दें राइबोज होगी तो वो होगी C5H10O5। अब डीऑक्सीराइबोज क्या होगी, वो होगी C5H8O4, यानी इसमें एक ऑक्सीजन H10O4, एक ऑक्सीजन क्या है, कम है। रेशो के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि ये 10:5 होना चाहिए था, तब बनता क्या, 2:1। अब रेशो क्या है, अब रेशो है आपका 5:2 है, 5:2 है। ठीक है, यानी डीऑक्सीराइबोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो इस फार्मूले को अप्लाई नहीं करता। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है पर इस फार्मूले पे अप्लाई होता है। तो इसी वजह से उस वक्त साइंटिस्ट समझ गए, हमने नाम तो कार्बोहाइड्रेट रख लिया है पर जिस बेसिस पे नाम रखा हुआ है ये वो चीज़ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड नहीं है जो सिर्फ इस फार्मूले के बिना पे उनको हम क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। तो इस डेफिनेशन को डिसरिगार्ड किया गया। अब हम सिंपल सी बात करते हैं कि अल्डिहाइड्स आर कीटोन्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स आर कीटोन्स, एक ही लाइन की डेफिनेशन है। तो क्या होंगे कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कम से कम 2 OH होने चाहिए, हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स आर कीटोन्स, यानी ये ऑप्शन आर कीटोन, यानी या अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जरूर होगा, यानी अब छोटे में छोटा जो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें क्या होना चाहिए, उसमें कम से कम 2 OH होना चाहिए। तो सादे में सादा, सिंपल में सिंपल, ये आपका होगा, इसको कहते हैं अल्डो ट्रायोज कहते हैं पर इसका नाम है ग्लाइसराइल अल्डिहाइड। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो कम से कम कार्बोहाइड्रेट होने के लिए 3 कार्बन चाहिए विथ एटलीस्ट 1 अल्डिहाइड और कीटोन, ये ऑप्शनल है। तो सिंपल से सिंपल कीटोन क्या होगा, C2H2OH, C डबल बॉन्ड O और CH2OH, ये आपका सिंपलेस्ट कीटोन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है और ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग कार्बो। ठीक है, इसको ग्लाइसराइल अल्डिहाइड कहेंगे। इसको आप अगर इसको नाम देना चाहें तो ये क्या होगा, 1,3 डाईहाइड्रोक्सी 2 पेंटेनोन, 1,3 ये 1 ये 2 ये 3, 1,3 डाईहाइड्रोक्सी 2 पेंटेनोन। ठीक है, तो इसका कॉमन नाम मुझे नहीं आ रहा इसका, बाकी 4 कार्बन वाला है तो उसको थिरोज कहते हैं, राइथ्रोज कहते हैं, 5 वाले को राइबोज कहते हैं, राइबुलोज कहते हैं। ठीक है, 6 वाले को हेक्सोज तो कहते हैं पर हेक्सोज के साथ ग्लूकोज, मानोज, एलोज, फ्रक्टोज, हुंजोज, मुंजोज, ट्विंजोज। ठीक है, तो मिल्करोज, मेरोज, ठीक है, वो कुछ भी आप कह सकते हैं। यानी पीछे ओज लगाएं तो ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स हैं, यानी C6H12O6 जो आप लिखते हो वो 16 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, 16 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और 16 डिफरेंट नेम्स हैं, फार्मूला वही है। तो हमने सिर्फ 2 ही सुने, कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, इसी का वैसे एलोज होता है, मानोज होता है, उसके बाद दूसरे भी हैं पर मुझे नहीं आ रहे। ठीक है, तो जितने मुझे आ रहे हैं उतने बता रहा हूँ। तो बात क्या है, बात सिंपली ये है कि हमने भी ये पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कंसीडर किया गया था, बाद में वो बात क्या हुई, गलत साबित हुई। तो अब हम क्या कहते हैं कि दे आर कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हाट, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स आर कीटोन्स, यानी इनमें अल्डिहाइड एक और एक कीटोन जरूर होगा पर दोनों में ऑप्शनल है, दोनों एक साथ नहीं होंगे, या अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अगर
अल्डिहाइड है तो कम से कम 2 H होने चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी। अगर 2 H होंगे तो हम कहेंगे कि पॉलीहाइड्रोक्सी है। तो कम से कम 3 कार्बन वाला, कम से कम 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, तो इसको हम ट्रायोज कहेंगे। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड, इसको अल्डो ट्रायोज कहेंगे, अल्डो ट्रायोज। अब इसमें 2 क्लासिफिकेशन आ गई। ऐसी क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करती है, तो अगर 3 कार्बन है तो उसको ट्रायोज कहेंगे, अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल्डो ट्रायोज कहेंगे, 4 कार्बन है तो थिरोज कहते हैं, ठीक है, और अल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो टेट्रोज कहेंगे, ठीक है। 5 कार्बन वाले को राइबोज कहते हैं, अगर अल्डिहाइड ग्रुप है एल्डो पेंटोज कहेंगे। ग्लूकोज को, ग्लूकोज इज व्हाट? कीटो हेक्सोज है या अल्डो हेक्सोज है? ग्लूकोज इज व्हाट? ग्लूकोज क्या होता है? अल्डो हेक्सोज है, क्योंकि उसमें अल्डिहाइड। फ्रक्टोज क्या है? कीटो हेक्सोज है, ठीक है। चले, तो ये बात सिंपल आपको समझ आ गई कि कार्बोहाइड्रेट कैसे वजूद में आए थे और कैसे उनमें गलती पाई गई, बाद में उसको करेक्शन किया गया, और अब हम कार्बोहाइड्रेट को सिंपली इतना कहते हैं कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। चलिए, इसकी डेफिनेशन यही लिखी हुई है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज मोनोसेक्राइड। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन है। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर बात करें तो डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। अब देखें, क्लासिफिकेशन जो है, ये बुक थोड़ा अजीब कह रहा है कि ये जो ओलिगोसेक्राइड होते हैं वो 3 कार्बन से शुरू होते हैं, हालांकि ओलिगोसेक्राइड 2 कार्बन से शुरू होते हैं। बायो में आपने पढ़ा है ना, बायो में क्लासिफिकेशन कहाँ से? 3 से 2 से। तो पुराने बुक में भी ऐसे ही था, तो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो भाई ज़रा गौर करें, तो क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये मोनोसेक्राइड होते हैं। नंबर 1 मोनोसेक्राइड। अब मोनो का मतलब होता है 1, लैटिन वर्ड सेक्रम से सेक्राइड लिया गया है, शुगर, सिंगल शुगर हो, यानी मोनोसेक्राइड जो हैं वो सिंपलेस्ट शुगर्स होते हैं। आप इनको किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के थ्रू इसको फर्दर किसी और छोटे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। आप इसको जोड़ के इससे बड़ा कार्बोहाइड्रेट बना सकते हो, पर इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते। ये सिंगल ग्लूकोज, ये सिंगल जो है शुगर यूनिट होता है, ठीक है। तो मोनो मीन्स 1, सेक्रम मीन्स शुगर। तो मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास ओलिगोसेक्राइड होगा, अगर आप उसको हाइड्रोलाइज करेंगे एसिडिक कंडीशन में, तो वो आपको 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट देगा। अगर आपके पास पॉलीसेक्राइड होगा, तो जब आप उसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे वो आपको मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट देगा, ठीक है। पर अगर मोनोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करोगे तो यू गेट ठेंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होंगे। तो मोनोसेक्राइड के बाद जो है जो दूसरी क्लास आती है वो ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स आपको क्या देंगे? ओलिगोसेक्राइड आपको 2 to 10 मोनोसेक्राइड देंगे, 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस देंगे। उसके बाद होते हैं पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड आपको क्या देंगे? पॉलीसेक्राइड आपको क्या देंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस? मोर देन 10 मोनोसेक्राइड, ठीक है। तो मोर देन 10 मोनोसेक्राइड देंगे, यानी अगर हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट है उसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी अगर आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, हमने क्या किया कि ग्लूकोज वाज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। हमने एसिडिक कंडीशन में जब इसको हीट करके देखा, बॉयल करके देखा, तो मिला क्या? मिला हमें ठेंगा। यानी अगर आपको कुछ ना मिले, अगर आपको हाइड्रोलाइसिस पे कुछ ना मिले, फर्दर सिंप्लीफाई ना हो, तो वो सिंपलेस्ट शुगर है, उसको हम क्या कहेंगे? मोनोसेक्राइड कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोसेक्राइड, ठीक है। अगर आपके पास अब मोनोसेक्राइड कौन से हो गए भाई? आपके पास ग्लाइसराइल अल्डिहाइड हो गया, 2-4 एग्जांपल लिख ले तो। ग्लाइसराइल अल्डिहाइड, उसके बाद थिरेओज हो गया, उसके बाद राइबोज हो गया, उसके बाद डीऑक्सी राइबोज हो गया, उसके बाद राब्यूलोज हो गया,
अच्छा यही नेम अगर कीटोज शुगर में होंगे ना तो पीछे ओज की जगह पे उलोज लिखेंगे तो पता चलेगा कि ये कीटोन शुगर है, ये वो है। तो कीटोज शुगर इतनी रेयर है, इतनी ज़्यादा है नहीं। तो राइबुलोज हो गया, उसके बाद आपका हेक्सोज में ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज के बाद क्या हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, दीज आर द सम कॉमन जो हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो मोनोसेक्राइड होते हैं। यानी अगर आप इनको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो ओलिगोसेक्राइड 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट देंगे। तो हमारे पास खाली डायसेक्राइड हैं तो हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, डायसेक्राइड से 3 हमारे सिलेबस में आपको दिखाई देंगे। वन इज़ द सक्रोज। तो सक्रोज एक ओलिगोसेक्राइड है, किस कैटेगरी में आता है, डायसेक्राइड में। तो डायसेक्राइड आपको अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या देगा, 2 मोनोसेक्राइड देगा, 2। तो सक्रोज एक मोनोसेक्राइड है। जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें मिलेगा ग्लूकोज प्लस और क्या मिलेगा, फ्रक्टोज। ग्लूकोज और क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। ग्लूकोज मिलेगा और क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। अगर आपके पास लेक्टोज है, लेक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं, ये मिल्क में 4 to 6% होती है। तो अगर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो व्हाट यू विल हैव, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे, ग्लूकोज मिलेगा, गैलेक्टोज मिलेगा। अगर आपके पास माल्टोज शुगर है, ठीक है, तो माल्टोज की जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको 2 ग्लूकोज मिलेंगे, यानी 2 ग्लूकोज यूनिट मिलेंगे, 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे। तो ओलिगोसेक्राइड किसको कहते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड यूनिट दें। पॉलीसेक्राइड किसको कहते हैं, मोर देन 10 दें। ठीक है, अब ये जो मोनो और ओलिगोसेक्राइड हैं, मोनो और ओलिगो, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट, जायके में मीठे होते हैं, एंड वाटर सॉल्युबल। इनको शुगर्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, शुगर्स। यानी मोनोसेक्राइड जो हैं और ओलिगोसेक्राइड, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और इनको हम शुगर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, शुगर्स। और मोनो और ओलिगोसेक्राइड ये सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। देयर इज अ वन एक्सेप्शन, दैट इज अ सक्रोज। सक्रोज इज अ शुगर बट नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कौन सी शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग। अब ऐसा क्यों होता है वो आगे कहीं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड जो हैं ये एमार्फस सॉलिड होते हैं। दे आर टेस्टलेस, इनका कोई जायका नहीं होता, मीठापन इनमें नहीं होता। मीठापन किस में होता है, मोनो और ओलिगो में। और सबसे मीठा जो है, सबसे मीठी जो शुगर है, दैट इज अ फ्रक्टोज। दैट इज अ फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट नेचुरल जो है आपकी शुगर है, फ्रक्टोज। तो पॉलीसेक्राइड के जो एग्जांपल है हमारे पास, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो 3 नाम हैं हमारे बुक में। सेल्यूलोज ग्लूकोज का पॉलीमर, स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर और ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर। अब इस बुक में ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो आपने बायो में पढ़ा था, मैंने पुराने बुक में पढ़ा है तो मुझे पता है। अब स्टार्च में 2 पोली चेन होती हैं। ठीक है, किसकी क्या कहें, ग्लाइकोसाइडिक चेन होती हैं। ठीक है, 2, एक को अमाइलोज कहते हैं, एक अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में जो है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होती है और अमाइलोपेक्टिन में 1,4 के साथ साथ ब्रांच होती है 1,6 की। यानी जो 6 कार्बन जो साइड पर लगाता है ग्लूकोज का, वो फिर साइड में साइड चेन बनाएगा। अब स्टार्च और ग्लाइकोजन में फ़र्क ये है कि स्टार्च में अमाइलोज सिर्फ 1,4 लिंकेज होता है और अमाइलोपेक्टिन में 1,4 के साथ 1,6 होती है। ग्लाइकोजन में क्या होता है कि अमाइलोपेक्टिन की तरह है, पर अमाइलोपेक्टिन में जो ब्रांचिंग होती है 1,6 लिंकेज होती है, वो रेयर होती है। इसमें फ्रीक्वेंट होती है, यानी इसमें ब्रांचिंग या होगी ज़्यादा होगी। बाकी आपका सेल्यूलोज जो है वो बीटा 1,4 ग्लूकोज लिंकेज से बनता है और कम से कम मिनिमम 2000 ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं वो कंबाइन होकर सेल्यूलोज यानी जो कार्टन होती है वो बनाते हैं। तो ये ग्लूकोज का पॉलीमर है एंटायरली। पॉलीसेक्राइड की बात, मोनोसेक्राइड और ओलिगो की बात करें तो ये क्या होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। थोड़ा नोट करते हैं अपने पास, दे आर व्हाट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। मोनोसेक्राइड की अगर फंक्शनल ग्रुप पे क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन करें मोनोसेक्राइड की, तो ये क्या होते हैं, या अल्डोजेज होंगे या कीटोजेज होंगे। अल्डोजेज कौन से होंगे,
जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो एज अ मेजर फंक्शनल ग्रुप, और कीटोसिस कौन होंगे जिसमें फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे भी इनकी क्लासिफिकेशन होती है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोज कहेंगे, 4 कार्बन है टेट्रोज, 5 कार्बन है पेंटोज। ये सिर्फ किसके लिए? मोनोसेक्राइड, किसके लिए? मोनो। अप टू 10 कार्बन जो है 2 to 10 कार्बन इनमें हो सकते हैं, किसमें? मोनोसेक्राइड, सॉरी 3 to 10 कार्बन हो सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिकोज हो सकता है और कम से कम ट्रायोज हो सकता है। अब अल्डिहाइड विथ 4 कार्बन तो आप एल्डोटेट्रोज कहेंगे, पेंटोन विथ कीटोन विथ 5 कार्बन तो आप कीटो पेंटोज कहेंगे। आप क्या कहेंगे? कीटो। कीटो मीन्स कीटोन मेजर फंक्शनल ग्रुप, पेंटोज मीन्स 5 कार्बन, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन की क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन होती है वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। बताएं वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होंगे? मोनो एंड ओलिगो। पॉलीसेकेराइड क्या होंगे? इनसॉल्युबल। अगर क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन करना पड़े तो मोनो एंड ओलिगो आर क्रिस्टलाइन एंड पॉली इज व्हाट? एमॉर्फस, एमॉर्फस, ठीक है। अगर स्वीटनेस की बात करें, शुगर्स की बात करें तो मोनो एंड ओलिगो आर शुगर्स एंड पॉली आर व्हाट? नॉन शुगर्स कह लें आप इनको। स्वीटनेस की बात करें, स्वीट इन टेस्ट, टेस्टलेस, टेस्टलेस, इनका कोई जायका नहीं होता। सॉल्युबिलिटी वाटर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ठीक है। और दूसरी बात क्या, शुगर्स की बात कर रहा था मैं, शुगर्स 2 किस्म की होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। मोनो और ओलिगो में एक ही कंपाउंड है जो नॉन रिड्यूसिंग होता है, दैट इज अ सक्रोज, दैट इज अ सक्रोज। क्यों होता है स्ट्रक्चर में आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो जी बेटा, हाँ, हम बात किसकी करें? हॉट वाटर की करें कि कोल्ड वाटर की? कोल्ड वाटर की। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो अगर आप हॉट वाटर करेंगे तो हॉट में तो और भी कंपाउंड क्या होते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं बेटा बुक की। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। अब आपको ये पता होना चाहिए तो व्हाट इज अ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट वाज हाइड्रेट ऑफ कार्बन बट नाउ दे आर व्हाट? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स, ठीक है। उसके बाद मोनोसेक्राइड क्या होते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर सिंप्लीफाई ना हो थ्रू हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, कोई भी हमें सिंपल चीज़ ना मिलो। डाइसेक्राइड किसको कहेंगे? जो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट दे, 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। अगर 10 से ज़्यादा मिले तो पॉलीसेक्राइड। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जब हम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज करेंगे तो अगर 1 यूनिट मिलता है, खाली सेम यूनिट मिलता है तो मोनोसेक्राइड, 2 से 10 मिलते हैं तो ओलिगो, अगर 10 से ज़्यादा मिलते हैं तो पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड कंटेंट सिंगल शुगर यूनिट, ये सारा हमने पढ़ लिया, ठीक है, इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करते। आगे बढ़ने के आगे चीज़ क्या है, ये चीज़ हमने अभी जो डिस्कस की वही बात है, ठीक है। अब दूसरी बात ये भी हमने डिस्कस किया कि मोनोसेक्राइड्स जो हैं उसमें कार्बन कितने हैं? मोनोसेक्राइड में कार्बन कितने? अगर 3 हैं तो ट्रायोज कहेंगे, अगर 4 है तो क्या कहेंगे? टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। एग्जाम्पल एराथ्रोज, राइबोज, और उसके बाद जो है क्या होगा? ग्लूकोज, ठीक है, ये आपके हेक्सोज है। उसके बाद बात करें कि अमंग दीज मोनोसेक्राइड हेक्सोज शुगर जो है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, और हेक्सोज जो होते हैं पेंटोजेज और हेक्सोजेज, ये ओपन चेन की जगह पे रिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओपन चेन की जगह पे रिंग स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अमंग मोनोसेक्राइड हेक्सोज शुगर इज द इम्पॉर्टेंट, इट प्लेज क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। हेक्सोज शुगर्स आर क्लासिफाइड इनटू एल्डोहेक्सोजेज एंड कीटोहेक्सोजेज, क्योंकि हेक्सोजेज, अब कीटोजेज, एल्डोजेज ये मोनोसेक्राइड हैं। ये क्या है? मोनोसेक्राइड। तो अगर मोनोसेक्राइड में 6 कार्बन है तो वो हेक्सोज होगा, 6 कार्बन के साथ अल्डिहाइड ग्रुप है तो वो एल्डोहेक्सोज होगा, 6 कार्बन के साथ अगर कीटोन ग्रुप है तो क्या होगा? कीटोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज और कीटोहेक्सोज का क्या है? फ्रक्टोज। चले इसके बाद ये चीज़, ये काम की बात है, इसको डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर को। अब स्ट्रक्चर की बात करें कि ये जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में लेस स्टेबल हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? ये साइक्लाइज हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? साइक्लाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे साइक्लाइज होंगे उसका मैकेनिज्म मैं आपको बता दूं। इसका 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मेजर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, यहाँ पे मेजर कीटोन है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से कीटोन नज़दीक होगा अल्डिहाइड। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ग्लूकोज में जो साइक्लाइजेशन होती है बिटवीन 1 and 5 कार्बन। अब देखें इसको, अगर मैं यहाँ से हटा के मैं कहूँ कि ऑक्सीजन इधर है, इसके साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन, थोड़ा केमिस्ट्री की नज़र से देखें
तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, बिल्कुल है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। तो अगर अपना ये लोन पेयर इस कार्बन को दे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये जाके ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे लग जाए। तो ये कार्बन कौन सा होगा, पहला। और ये जो ऑक्सीजन है 5वें कार्बन वाला, ये आ गया रिंग में। ये किस में आ गया, रिंग। यानी अब रिंग कहाँ से बनी, इस ये पहला कार्बन, ये 5वें कार्बन और ऑक्सीजन, और छठा कार्बन देखेंगे आउटसाइड द क्या होगा, रिंग होगा, आउटसाइड द रिंग। चलिए इसको मैं आपको, ये तो इधर बताया मैंने आपको, उधर करके दिखाता हूँ। तो रिंग क्लोज कैसे होगी, रिंग इस तरह से क्लोज होगी कि सी डबल बॉन्ड ओ OH। अब ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि ग्लूकोज का थर्ड कार्बन जो है, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट पे होता है। अगर आप इनको लेफ्ट राइट में भूल जाएंगे तो नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसी फार्मूला से 16 कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, 16 कंपाउंड। तो ये हो गया। उसके बाद ये चौथा कार्बन राइट साइड पे लिखेंगे, 5वां कार्बन, इसका OH बाहर निकाल के रखते हैं, H, इधर H और इधर CH2OH। क्या ये ग्लूकोज है, देख लें जरा एक मरतबा। 1 2 3 4 5 एंड 6। साइक्लाइजेशन जो होगी वो होगी बिटवीन 1 कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ 5th कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो देयर आर टू चॉइसेस, व्हाट आर दोज चॉइसेस, कि ये अभी 5वां कार्बन जो रिंग में यूज हुआ, ये वाला, दिस इज द कार्बन जो आ गया, सॉरी ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या हुआ कि फर्स्ट कार्बन ये है, ओ ये वाला फर्स्ट कार्बन, इधर लगाते हैं इसको, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5 कार्बन का ऑक्सीजन और 6 आउटसाइड द रिंग हो गया। 6 कार्बन ये है, ये रिंग के बाहर है, रिंग के बाहर है, ठीक है। तो 6 कार्बन को आप ऊपर ही लगा दें, CH2OH। तो ये 5 वाला ऑक्सीजन एटम, 5 वाला ऑक्सीजन एटम किससे जुड़ा, 1 से, ये 1 कार्बन। तो 1 कार्बन पे क्या हुआ, 1 कार्बन पे जैसे ही ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया गया, बॉन्ड टूट गया। इस पर कौन सी चार्ज, नेगेटिव। उस नेगेटिव ने इसके प्रोटॉन को ले लिया, क्या हो गया, OH। अब अगर राइट साइड पे है, अगर ये डबल बॉन्ड राइट साइड पे है, तो जब रिंग बनाओगे तो नीचे आ जाएगा, रिंग बनाओगे तो नीचे। तो अगर OH नीचे है, इसकी स्ट्रक्चर को गौर से समझना, ये आते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट कार्बन का OH राइट, जो राइट होंगे ओपन स्ट्रक्चर में वो नीचे आएंगे, जो लेफ्ट होंगे वो अप आएंगे। तो सेकंड कार्बन में क्या सीन है, राइट यानी OH क्या करूं, डाउन, तो OH होगा डाउन और H होगा अप। थर्ड पे देखें OH क्या होना चाहिए, अप, क्योंकि लेफ्ट पे। 4 पे क्या होना चाहिए, OH डाउन, ठीक है। और 5th का जो है आपका CH2OH है, ये रिंग के बाहर जाएगा, और इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो इधर ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, C2H2, इस तरह से जो है ये सीन बनता है, ठीक है। यानी ये जो एक हाइड्रोजन ये वाला है 5वें कार्बन वाला है, क्योंकि ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 आउटसाइड द रिंग हो गया, ठीक है। इस तरह से बनी साइक्लिक रिंग, इसको हम कहते हैं पायरेनोज रिंग, पायरेनोज रिंग। अब इसको पायरेनोज रिंग क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू पायरेन। पायरेन में क्या होता है, ये पायरेन रिंग है, ये पायरेन रिंग है, इससे रिलेटेड है। ग्लूकोज की रिंग को क्या कहते हैं, फ्यूरेनोज रिंग। फ्यूरान ये होता है क्योंकि वो फ्यूरान से रिलेटेड है। तो ग्लूकोज में ये 5 मेंबर रिंग होती है और ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग होती है, तो इसको पायरेनोज कहते हैं, उसको फ्यूरेनोज कहते हैं। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, अगर OH यहाँ पे कहाँ पे था, राइट साइड पे था, जो साइक्लाइजेशन में यूज हुआ। अगर आखिरी जो फारदेस्ट कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन कौन से हैं, कौन बताएगा मुझे, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसमें 4 कार्बन, 4 ग्रुप पूरे नहीं है, अकायरल। इसमें 2 सेम हाइड्रोजन है, अकायरल। तो 4 कायरल कार्बन है, कितने, कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर कितने शो करेगा, n के ऊपर, सॉरी 2 के ऊपर n पावर लगा, n इज व्हाट, कायरल कार्बन, ठीक है। तो कितने कायरल कार्बन, 4, पावर 4 लगाएं तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, D ग्लूकोज, L ग्लूकोज।
यानी टोटल 8 नाम होंगे, DL अलग अलग हो जाएगा। अब होगा क्या कि अगर फारदेस्ट कायरल कार्बन, ये जो है फारदेस्ट कायरल कार्बन, इसका अगर OH राइट साइड पे है, इसको हम कहेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन है। जो चीज़ नोट करनी है नोट करते जाए। डी कॉन्फ़िगरेशन है, क्या शो करती है कि ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में ग्लूकोज का जो फारदेस्ट कायरल कार्बन का OH अगर राइट पे है, उसके लिए हम लगाते हैं डी। उसके लिए क्या लगाते हैं? डी। डी एक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी 5th कार्बन जो है उसका OH किस ग्रुप पे है? लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ग्लूकोज। अब अगर डी के साथ आप लगाते हो प्लस, अब प्लस का मतलब ये है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। प्लस का मतलब क्या है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कहाँ रोटेट करेगा? राइट साइड रोटेट करेगा। तो डी OH, इस डी का मतलब क्या है? इस डी का मतलब है कि OH जो है वो कहाँ है? राइट साइड पर। कौन सा OH देखना है आपने? फारदेस्ट कायरल कार्बन, ठीक है। अच्छा, और अगर ये OH आप लेफ्ट पे लगाते हैं तो वो L ग्लूकोज बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? L। अब L का मतलब कभी भी जो है लीवो नहीं है, L कॉन्फ़िगरेशन है, डी L कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। प्लस माइनस जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। अगर डी प्लस ग्लूकोज है मतलब है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी। नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोज, इसको डेक्स्ट्रोज शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रोज शुगर। वो इसी प्रॉपर्टीज़ के बिना पे कहते हैं क्योंकि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कहाँ रोटेट करेगा? राइट साइड पे कराता है, ठीक है, नेचुरली। और ग्लूकोज जो होता है वो ल्यूलोज होता है, यानी नेचुरली अकरिंग जो आपका फ्रक्टोज है, सॉरी, वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कहाँ रोटेट कराएगा? लेफ्ट साइड पे। अब क्या चीज़ है? तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में फारदेस्ट कायरल कार्बन का OH अगर राइट पे होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? डी कॉन्फ़िगरेशन होगी। डी कॉन्फ़िगरेशन होगी। प्लस साइन का मतलब है कि ये क्या होगा? डेक्स्ट्रो होगा, ठीक है। अब है क्या? ग्लूकोज है, तो हम लिखेंगे डी प्लस ग्लूकोज। अब इसमें 3 नाम आ गए कि इसका जो 5वें कार्बन का OH है वो राइट पे है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ग्लूकोज है, ठीक है। रिंग में फिर अल्फा बीटा सिस्टम यूज होता है। रिंग में क्या होता है? अगर OH जो है आपका डाउन है, अगर OH डाउन है तो इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब इसमें 3 चीज़ें हो गई। कौन कौन सी होंगी? अल्फा का मतलब है कि जो पहला कार्बन है, दिस कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, यानी जहाँ पे आपका साइक्लाइजेशन होती है कार्बोनाइल ग्रुप की, वो जो फर्स्ट कार्बन होता है, ठीक है, ये वाला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप था, उस कार्बन को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH डाउन होगा, तो डाउन कब होगा? जब ओपन चेन में वो राइट साइड होगा, क्योंकि जब साइकिल बनाएंगे तो इस तरह से बनेगी। जब साइकिल इस तरह से बनेगी तो OH आपका क्या आ जाएगा? डाउन आ जाएगा। डाउन है तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा। अल्फा मीन्स कि OH जो है, OH ऑन एनोमेरिक कार्बन क्या होना चाहिए? डाउन होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो अभी आप समझ सकते हो। तो फिर बीटा कैसे बनेगा? ग्लूकोज OH को अप कर दो। पर ये होगा कैसे? होगा ऐसे ये कि पहले ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसको क्या करना पड़ेगा? इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को पहले आना पड़ेगा ओपन चेन में, पहले आना पड़ेगा ओपन चेन में। उसके बाद क्या हो कि ये सिंगल बॉन्ड रोटेशन हो, इसकी क्या हो? रोटेशन हो। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप इस साइड पे है, ये किधर चला जाए? इस साइड पे चला जाए। जब साइक्लाइजेशन होगी तो OH इधर डबल बॉन्ड हो, किधर आ गया? लेफ्ट पे। तो जब इधर करेंगे तो वो किधर जाएगा? अप जाएगा। तो तब जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, बीटा डी ग्लूकोज बनेगा, वो इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, पांचवा, छठा हाइड्रोजन, CH2, OH। अब OH क्या होगा? अप होगा, ठीक है। कब? आफ्टर रोटेशन। जब तक ये बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा, यानी अगर आपने अल्फा से बीटा बनाना है या बीटा से अल्फा बनाना है तो 2 प्रोसेस साइमल्टेनियस होंगे। एक तो पहले इसको क्या होना पड़ेगा? अनसाइक्लाइज होना पड़ेगा, ओपन चेन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो कि ये बॉन्ड रोटेट करे, उसके बाद क्या करे? ये बॉन्ड रोटेट करे। उसके बाद जब साइकिल बनेगी, तो वो इस तरह से बनेगी, OH थर्ड कार्बन वाला अप, 4 वाला डाउन। इसको हम कहेंगे क्या? बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो इसमें 3 इंफॉर्मेशन है। बीटा स्टैंड फॉर कि एनोमेरिक कार्बन का OH डाउन है या अप है? अप है, ठीक है। बीटा मीन्स कि ये एनोमेरिक कार्बन जो है, दिस इज द एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन का OH अप तो बीटा, डाउन तो अल्फा।
डी का मतलब था कि जब ये ओपन चेन था, जब ये ओपन चेन था तो इसका जो फारदेस्ट कायरल कार्बन है वो OH कहाँ था, राइट साइड पे था। कहाँ था, राइट साइड। प्लस का मतलब है कि नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज जो है, नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज है वो क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। ठीक है, तो बच्चों अल्फा बीटा गुट आपको समझ आया कि अल्फा क्या होता है, बताएं क्या होता है, जोर से बताएं तो इनको समझ आए। OH किधर हो, ओपन चेन में, क्लोज में। अगर OH अप है तो फिर बीटा। प्लस किसको कहते हैं, प्लस किसको कहते हैं, डेक्स्ट्रो को। तो नेचुरली ग्लूकोज क्या होता है, प्लस होता है, माइनस। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में अगर ये जो कायरल का फारदेस्ट कायरल कार्बन OH राइट पे हो तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, डी। और अगर लेफ्ट पे हो तो क्या कहेंगे, चलिए। तो अगर इतने बच्चों को आता है तो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। ठीक है बेटा, चलिए अच्छी बात है बेटा। तो वापस आते हैं इधर। तो ये साइक्लाइजेशन इस तरह से होती है, ये आपकी बन गई पायरेनोज रिंग। तो मुझे बताएं ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये अल्फा है कि बीटा है, देख ले ज़रा। OH क्या है, डाउन है। ये एनोमेरिक कार्बन, पहला कार्बन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो ये आपको अल्फ़ा, उसके बाद डी ग्लूकोज मिला हुआ है अल्फ़ा, उसके बाद आपको डी और कौन सा ग्लूकोज, प्लस ग्लूकोज। तो डी प्लस जो है ये आपको ओपन चेन में पता चलेगा, या प्लस तो आपको जो है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, बाकी जो अल्फ़ा बीटा सिस्टम में रिंग में पता चलेगा, और DL का आपको ओपन चेन में पता चलेगा। और अगर आप एक अल्फ़ा आइसोमर को बीटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले आप ओपन चेन में कन्वर्ट करेंगे, फिर बॉन्ड रोटेट हो, उसके बाद क्या बनेगा, आपका बीटा बनेगा। सिमिलरली सेम एक्शन, बीटा से पहले ओपन चेन से क्या होगा, अल्फ़ा होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, ये जो फ्रक्टोज है इसमें जो साइक्लाइजेशन होगी, लड़कों एक मरतबा देख लो ज़रा, ये देखो, ये OH 5वें कार्बन वाला, ये कीटोनिक ग्रुप, तो साइक्लाइजेशन यहाँ पे होगी कीटोनिक ग्रुप पे। तो ये निकल गया बाहर, तो रिंग से कितने कार्बन बाहर होंगे, 2, एक पहला कार्बन और 2। यहाँ पे देखें, ये आपका पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो 2 ये कार्बन जो है आपके इन केस ऑफ फ्रक्टोज जो है, क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है, और कीटोनिक ग्रुप किस पे है, सेकंड कार्बन पे। तो साइक्लाइजेशन जो होगी बिटवीन 5th कार्बन का ऑक्सीजन और सेकंड कार्बन, यहाँ पे क्या होता है, साइक्लाइजेशन क्या होगी जी, 1 और 5 में। क्यों, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो पहले पे था, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप का है सेकंड पे। तो फ्रक्टोज में जो है वो 5 मेंबर रिंग बनाएगा। तो 5 मेंबर रिंग जो है, इस रिंग को कहते हैं फ्यूरेनोज रिंग। इस रिंग को क्या कहते हैं, फ्यूरेनोज। अच्छा, ये पहले कार्बन का जो आपका OH है, अप है डाउन है, तो ये बीटा फ्रक्टोज है, अल्फा है, ये आपका है बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, बाकी नथिंग एल्स, खुद पढ़ लेना। ठीक है, तो बाकी जो है कल इसको डिस्कस करते हैं। एक मतलब फिर भी मैं देख लूँ, yes 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 today I am free, I will. I was busy since last few days, so कल हम करेंगे ये डाइसैकेराइड, ये और ये कंडेंसेशन कैसे होगी, पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन का इंट्रोडक्शन करेंगे। खेलें खेलें।